11 अक्टूबर 2023 को कुछ ऐसा हुआ दुनिया में जिसने कि पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। और ये जो हुआ था वो इज़राइल में हुआ। क्या वो उनका इंटेलिजेंस फेल्योर था या उनका वो डिफेंस फेल्योर था? इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर क्या था, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है मोसाद को वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी समझा जाता था। क्या फेलियर हो गया था? डिफेंस फेलियर था, ये इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या था कि इतना बड़ा अटैक हुआ है सिविलियंस के ऊपर जो इजराइल के थे? देखिए दोनों फेलियर है, डिफेंस का भी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। और जबकि मोसाद को वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है, इनके इंटेलिजेंस सिस्टम को वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है, इनके डिफेंस सिस्टम को वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है, आयरन डोम सिस्टम है। लेकिन कैसे इनको चकमा दे दिया? देखिए ऐसा है कि कई बार बड़े बड़े प्लेयर, आप जब क्रिकेट देखते हैं वो जीरो पे आउट हो जाते हैं। गवास्कर कई बार जीरो पे आउट हुआ, कोहली आउट हुआ। और ये पहली बार नहीं है जब इजराइल यहाँ पे फेल हुआ है, उनकी एजेंसी फेल हुई है। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही थी इजराइल के अंदर पिछले 2-2.5 साल से। एक तो हमास ने इजराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, पहले वो रेगुलरली बस मिसाइल अटैक करता था, जिससे इजराइल को लगा कि शायद वो सुधर गए। और इजरायली जो पैलेस्टीन के लोग थे हमास से, वो इजराइल के अंदर आते थे काम करने के लिए और चले जाते थे। और इनको लगा कि वो उनको, क्योंकि उनको यहाँ पे जो पैसे मिलते हैं, क्योंकि 80% अगर बात की जाए तो 80% लोग जो पैलेस्टाइन के वो भुखमरी के नीचे हैं और इनको ज्यादा पैसे मिलते थे। जो पैसे ये हमास के लोग या जो इस पैलेस्टाइन के अंदर कमाते थे उससे 10% ज्यादा इनको पैसे इजराइल से मिलते थे छोटे छोटे काम करके। तो इन्होंने एक ऐसा इंप्रेशन दिया इजराइल को कि हम अपने लोगों की डेवलपमेंट चाहते हैं। हमास ने इसी तरीके से इनको मिसलीड किया। और दूसरी तरफ जो हमास की पूरी अटेंशन थी, देखिए इजराइल की एजेंसी कैसे काम करती है, वो काम करती है फोन टैप करके या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस तरीके से काम किया जाता है। आजकल जो मेन एम्फेसिस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंटेलिजेंस गैदरिंग का, हर एक कंट्री का इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। और इन्होंने किसी भी लोगों से आपस में बातचीत नहीं की। 4 या 5 जो लोग थे जो हमास के, वो आपस में मिलके बात किया करते थे और टनल के नीचे बात किया करते थे। और इन्होंने इजराइल को इस टाइप का इंप्रेशन दिया कि वो वेस्ट बैंक की तरफ से अटैक किया जाएगा। और ये बड़ा क्लियरली कहा गया बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर कि वेस्ट बैंक से अटैक करेंगे अलग सा मॉस्क के ऊपर। और इसीलिए इजराइल ने उस तरफ ध्यान दिया। और साथ में इन्होंने कुछ जो बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ मीटिंग किया करते थे और ऐसा शो किया जाता था कि जैसे वेस्ट बैंक की तरफ इनकी अटेंशन है। और तीसरी बात कि कुछ सामान आया था जॉर्डन से जिसके अंदर हाई रैंकिंग मिसाइल्स भी थी, वो पकड़ी गई और ये दिखाया गया कि वहां से सारी स्मगलिंग की जा रही है, वहां से काम किया जा रहा है। तो इन्होंने जो इजराइल की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसको ऐसा इंप्रेशन दिया कि वो उस तरफ से अटैक किया करेंगे और उनका ध्यान भी उसी तरफ था। और दूसरी बात, इन्होंने जो वहां पे जो डेवलपमेंट चल रही थी, मतलब ये कुछ डेवलपमेंट कर रहे थे हमास के एरिया के अंदर जहां पे हमास का कंट्रोल है, तो उससे भी इनका ध्यान बढ़ गया। साथ में दूसरी बात है कि इजराइल के अंदर कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। नेतन्याहू जब पावर में थे पहली बार, तो उस टाइम पे अपोजिशन ने वहां पे बहुत से इनके ऊपर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी, यानी कि इनके ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू कर दी। वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई जिससे काफी डिस्टर्बेंस हो गई इजराइल के अंदर। और उसके बाद 1 साल तक अपोजिशन की पार्टी वो पावर में रही और वो उसी टाइप की पार्टी थी जैसे खिचड़ी पार्टी। जैसे अगर आप बात कीजिए कि इंडिया के अंदर आज राहुल गांधी आ जाएं या यहाँ के इनके साथ एसपी के लोग आ जाएं या टीएमसी आ जाए, तो क्या करेंगे? आप जितना भी मोदी ने काम किया है सबका सत्यानाश कर देंगे, जितनी डेवलपमेंट है उसको भी सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि इनका एजेंडा कोई कंट्री को डिफेंड करने का नहीं है। इनका एजेंडा है माल बनाने का, पैसा बनाने का और एक तरीके से हिंदुओं को टारगेट करने का और मुस्लिम को प्रमोट करने का। ये इजराइल में हो रहा था। और उसके बाद जब नेतन्याहू दोबारा पावर पे आए तो फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, यहाँ पे एजिटेशन चल रही थी कुछ इश्यूज के ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे नेतन्याहू, उसकी वजह से तो इजराइल की जो डिफेंस और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। और इन्होंने जो सरप्राइज अटैक किया इजराइल के ऊपर वो इसी वजह से हुआ, क्योंकि इजराइल की एजेंसी या उनकी सिक्योरिटी का इस हमास के एरिया की तरफ या गाजा की तरफ ध्यान नहीं था। और दूसरी बात, इनका डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हुआ? जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है ये माना जाता है वर्ल्ड में बेस्ट, यानी कि आयरन डोम सिस्टम। इजराइल के पास 10 आयरन डोम सिस्टम लगे, छोटी कंट्री है। और जो आयरन डोम सिस्टम है इसकी जो रेंज है वो है 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक की, यानी कि उस रेंज में कोई अगर उनको मिसाइल अटैक की जाती है तो उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन साथ में इनकी लिमिटेशन है।
यानी कि जो आयरन डोम है, हर एक डोम के पास 70 से 80 मिसाइल्स हैं इंटरसेप्ट करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये कम से करीब-करीब 1000 मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते थे, लेकिन इनके ऊपर दागी गई 5000 मिसाइलें। और तीसरा फैक्टर कि जो आयरन डोम के मिसाइल्स हैं, इनकी कॉस्ट आती है $50 to 60,000 और जो पैलेस्टाइन ने या हमास ने मिसाइल फेंकी उसकी कॉस्ट थी $600। यानी कि आप, क्योंकि जो हमास की मिसाइलें हैं वो कहते हैं कि पाइप के थ्रू बनाई जाती हैं, जैसे पाइप के थ्रू आपने मिसाइलें तैयार कर दी, तो इसीलिए उनकी डायरेक्शन भी गलत हो जाती है, गलत जगह स्ट्राइक भी कर जाते हैं। तो इसी रीजन पे इजराइल का जो डोम सिस्टम है फेल हो गया। और तीसरी बात कि इजराइल के जो लोग थे या उनके एजेंसी के लोग थे वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हमारे पास तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हम इतने पावरफुल हैं और हमारे ऊपर कोई अटैक होगा हम उसको हमेशा काउंटर कर पाएंगे। तो एक इनका ओवर कॉन्फिडेंस वो मारा गया और उसी की वजह से हमास ने जो स्ट्राइक की इजराइल के ऊपर वो सक्सेस हो गई। और तीसरी बात है किस तरीके से इन्होंने धोखा देकर के इजराइल को मिसगाइड करके इजराइल के ऊपर स्ट्राइक की, उनकी अटेंशन एक तरफ डाली, काम दूसरी तरफ किया। तो ये सारे फैक्टर, इसकी वजह से इजराइल फेल हो गया इनिशियली, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर भी हो गया। वो तो सर रिकवर हो गया इजराइल, और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई हो रही है गाजा पट्टी पे ये अभी लंबी चलेगी, इतना जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन है कि गाजा को सपोर्ट कहीं से तो मिल रहा है, क्योंकि देखिए इजराइल को काउंटर करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से हमास ने एक जाकर के अटैक किया है वहां पे, तो हमास को सपोर्ट कहां से मिल रहा था? ये इनडायरेक्टली सपोर्ट था या डायरेक्ट सपोर्ट से किसका था ये? देखिए इनडायरेक्ट सपोर्ट थी, एक चाइना सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाइना के ऊपर यहाँ टारगेट किया जा रहा था, जैसे गल्फ के अंदर एक काम किया जा रहा है, चाइना को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। देखिए एक हमारा ट्रेड सिस्टम बन रहा था या ट्रेड रूट बन रहा था, इंडिया से सामान जाएगा यूएई के अंदर और यूएई से सारा सामान जाएगा बाई रेल सऊदी में, सऊदी से जॉर्डन जाएगा, जॉर्डन से इजराइल जाएगा, इजराइल के हैफा पोर्ट जाएगा, वहां से ग्रीस जाएगा और यूरोप जाएगा। ट्रेड ये रूट बन रहा था और इसका जो मेन पर्पस था चाइना को काउंटर करने का था। तो चाइना इसके पीछे था और चाइना ने हमास एरिया के अंदर बहुत से पैसा दिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और वो पैसा एक तो अंडरग्राउंड जो टनल बनाई उसके लिए यूज किया, साथ में इन्होंने आर्म्स एमुनिशन लिया। और दूसरी कंट्री जो इनको सपोर्ट कर रही थी, जो जस्टिफाइड थी, वो थी रशिया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, उसके ऊपर रशिया को टारगेट किया गया है यूएस के द्वारा, जबकि इंडिया ने रशिया यूएस से कहा था कि आप रशिया को टारगेट मत करो, हमारा जो मेन एनिमी है वो है चाइना। लेकिन रशिया क्योंकि आप फंसा हुआ तो रशिया नेचुरली इनको सपोर्ट करेगा। और तीसरी कंट्री जो इनको सपोर्ट कर रही थी वो थी ईरान, जबकि ईरान एक शिया कंट्री है और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है और सुन्नी को इसलिए कर रही थी। देखिए एक होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इस टाइम पे इजराइल के दुश्मन हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है और ईरान भी है। तो ईरान इनको सपोर्ट कर रहा था क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत बार इजराइल ने स्ट्राइक भी किया है, उनके इंपॉर्टेंट जो आप समझिए साइंटिस्ट को भी मारा इन्होंने, उनके IRST के लोगों को उनको इन्होंने मारा। तो ईरान इनको सपोर्ट कर रहा था और सबकी इनडायरेक्ट सपोर्ट थी। तो इसीलिए हमास को इन तीनों ने सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली, और उन्होंने जो इजराइल पे अटैक किया वो इजराइल पे अटैक नहीं किया, इनडायरेक्टली यूएस पे अटैक किया, यूएस को काउंटर किया। मतलब यूएस जो है, सारी जितनी भी हत्या की जो जड़ है उसमें यूएस है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है, क्या इजराइल और गल्फ में भी वॉर का कुछ सीन दिखता है क्या? देखिए उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि यहाँ पे वार होगा, लेकिन गल्फ के अंदर जो गल्फ कंट्रीज हैं वो पहली बात तो वार नहीं चाहती, वो पहले इजराइल को भुगत चुकी है। जब उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया था मिलके, उस टाइम पे सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन और बाकी सब कंट्रियों ने मिलकर इजराइल पे अटैक किया था, लेकिन इजराइल ने इनको 6 दिन के अंदर डिफीट कर दिया था। और उनको पता है कि इजराइल के पीछे यूएस भी है, और दूसरी बात है कि ये कंट्री के पास किसी के पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं है। इजिप्ट पहले टाइम में बहुत पावरफुल कंट्री थी मिलिट्रीली, आज वो काफी वीक हो चुका और उसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टेब्लिश कर लिए हैं। और दूसरी तरफ जो जॉर्डन है उसने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए इजराइल के साथ। और बाकी जो कंट्रीज है, चाहे यूएई लगा लीजिएगा, यूएई तो पहले इनिशियली उसने इजराइल को सपोर्ट किया था, उसके इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, और सऊदी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, पूरी तैयारी हो चुकी थी जब ये वार स्टार्ट हुआ। तो इनमें से जितनी भी कंट्रीज हैं गल्फ के अंदर, कोई वार में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, और इसलिए ये अगर कोई कहे कि यहाँ पे गल्फ के अंदर वार हो सकता है, लेकिन गल्फ की कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। एक कंट्री जो हमास को सपोर्ट करती है, जो हमास के लीडर्स कंट्री में बैठे रहते हैं, वो है कतर। और कतर इस टाइम पे एक तरीके से पीस का रोल प्ले कर रहा है,
यानी कि जो यहाँ पे लोगों को कैद में रखा हुआ है हमास ने, उनको रिलीज करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी। और दूसरी तरफ जब यूएस ने अपनी यहाँ पे 5th फ्लीट भेज दी है, साथ में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, तो इसका मतलब है कि कोई कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकती डायरेक्टली ईरान को छोड़ करके, और ईरान बहुत दूर है यहाँ से। तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री के अंदर हिम्मत है, पावर है इस वार के अंदर घुसने की या अपनी इकोनॉमी को खराब करने की। सर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैलेस्टीन का जो इशू था वो एक बैक बेंच पे चला गया था। क्या ऐसा जो वॉर ये शुरू करके क्या पैलेस्टीन का जो इशू था उसको सामने लाने की कोशिश की गई है? क्योंकि बहुत दिनों से ठंडे बस्ते में सब चीजें चली गई थी। देखिए, एक अब्राहम एग्रीमेंट हुआ था, वो हुआ था इजराइल और यूए के बीच में, साथ में बहरीन भी था। इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए थे इजराइल के साथ, और पैलेस्टीन के इशू को साइड पे छोड़ दिया था। और अब सऊदी भी यूएस के साथ, यूएस के सपोर्ट से इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, और उन्होंने पैलेस्टीन के इशू को छोड़ दिया था। लेकिन ये जो वार लड़ा है हमास ने, इससे पैलेस्टाइन का इशू दोबारा फोरफ्रंट पे आ गया, और इसकी वजह से मैं कहूंगा कि हमास का जो एक्शन है उससे पैलेस्टाइन को फायदा हुआ है। वो एक मेन इशू बन गया इस टाइम पे गल्फ के अंदर, और अब कोई भी कंट्री इस टाइम पे इजराइल के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं करेगी, मुझे लगता है अगले कुछ महीनों के अंदर। तो पैलेस्टाइन का इशू जरूर सामने आ गया। और चाइना, जिसको साइडलाइन किया जा रहा था, उसने यहाँ पे ये वार के अंदर सपोर्ट करके जो एक रूट बन रहा था ट्रेड का, उसको रोक दिया। और यहाँ पे जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, इससे एक तो कुछ हद तक इंस्टेबिलिटी आ गई गल्फ के अंदर, और अब जो पूरी गल्फ की कंट्रीज है या पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज है, उनकी अटेंशन आ गई है पैलेस्टाइन के ऊपर, और पैलेस्टाइन का इशू इस टाइम पे फोरफ्रंट पे आ गया है। जबकि ये जो पैलेस्टाइन है या हमास है, ये जिहादी ग्रुप है, लेकिन वो इस इशू के ऊपर सक्सेस हो गए हैं। पैलेस्टाइन का इशू मेन इशू बना करके पूरे वर्ल्ड के अंदर। सर, शिया और सुन्नी वैसे तो आपस में दुश्मन है एक दूसरे के, और लेकिन ये जो वॉर हो रहा है इजराइल के अगेंस्ट में, सब लोग जो एक हमास खड़ा हो गया है, और बहुत सारा आधा वर्ल्ड जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, आधा इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। बल्कि मुझे लगता है इजराइल के सपोर्टर्स कम है। 57 मुस्लिम कंट्रीज ने इस समय हमास को सपोर्ट तो किया है, मगर कोई उनको वहां के पैलेस्टीन के लोगों को लेने को रेडी नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज डू दे नो कि क्या होगा आगे? देखिए, ऐसा है, कोई पैलेस्टीन के इशू के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, पहली बात। और दूसरी बात, कोई पैलेस्टीनियन या किसी मुस्लिम कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री के अंदर पनाह नहीं देगा, अपनी कंट्री के अंदर बसाना नहीं चाहते। जब भी किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, तो ये सारे के सारे लोग कहाँ भागते हैं? यूरोप के अंदर, या कुछ इंडिया के अंदर आ जाते हैं। चाहे आप रोहिंग्यास की बात कर लीजिए, चाहे पैलेस्टीनियन की बात कर लीजिए, ये कोई भी इनको नहीं लेगा अपनी कंट्री के अंदर। और दूसरी बात है, पैलेस्टीन के दो नेबर हैं, एक जॉर्डन है, एक मिस्र है, यानी कि इजिप्ट। तो ये जो दोनों, इजिप्ट, ये जो दोनों कंट्री हैं, ये पहले भुगत रहे हैं। इनके अंदर काफी पैलेस्टीनियन बैठे हैं, और वो इनकी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन बने हुए हैं, इसलिए कोई इनको देना नहीं चाहता। और देखा जाए तो जहां तक पैलेस्टीनियन की बात करो, ये लोग जॉर्डन में बैठे हुए थे, लेकिन इतने परेशान हो गए जॉर्डनियन कि उन्होंने, शायद 1976 की बात होगी, हजारों पैलेस्टीनियन का मर्डर कर दिया, और इसके ऊपर पाकिस्तान की हेल्प ली थी। उस टाइम पे जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, उनकी हेल्प ली थी इनको एलिमिनेट करने के लिए। तो कोई इनको लेना नहीं चाहता। लेकिन आप रोहिंग्या की बात कर लीजिए, रोहिंग्या मुस्लिम है, म्यांमार से निकाले गए, तो कहाँ बैठे हैं? एक इंडिया में बैठे हैं, दूसरे बैठे हैं आपके बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की तो मजबूरी है, क्योंकि उनसे बॉर्डर लगता है। बांग्लादेश कहता है इनको यहाँ से निकालो, लेकिन बाकी मुस्लिम लोग शोर जरूर मचाते हैं, लेकिन कोई इनको लेता नहीं है। मलेशिया ने भी इनको लेने से मना कर दिया, इंडोनेशिया ने लेने से मना कर दिया, और ये बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर। और पैलेस्टाइन के लोग को कोई लेना नहीं चाहता, कोई हेल्प नहीं करना चाहता, ना कोई वॉर में इन्वॉल्व होना चाहता है, और ना इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कंट्री यहाँ पे गल्फ की वॉर में इन्वॉल्व होगी तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये सिर्फ टाइम की बात है कि इजराइल बैकफुट पे है, लेकिन इजराइल बहुत जल्दी फ्रंट फुट पे आकर के एक तो पैलेस्टीनियन का, स्पेशली जो हमास के लोग हैं, उनका सफाया करेगा, और जितने भी दूसरे टेररिस्ट ग्रुप है उनका भी सफाया करेगा। और जहां तक ईरान की बात करते हैं कि ईरान क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगी हुई है, और बहुत बार इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, यानी कि एक तरीके से टेररिस्ट अटैक किया है, उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स को मार करके। तो ईरान इसलिए सपोर्ट कर रहा है।
और इस टाइप पे देखा जाए तो एक एक्सिस बना है वर्ल्ड के अंदर, रशिया, चाइना और ईरान, और इनका जो एक्सिस है वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, इनका एक्सिस मेन यूएस के खिलाफ है, यूएस को टारगेट करने के लिए। मतलब अगर हम इसको एक मोटे तौर पे समझे तो जितना भी कूड़ा है ये कोई भी गल्फ कंट्रीज या मुस्लिम कंट्रीज अपने पास लेना नहीं चाहती है, सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन उनको फेंकना कहाँ है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज में, जिसमें कि मुझे लगता है कि भारत का उनके टारगेट पे है कि बहुत सारे भारत में ये लोग आके बस जाए, और जो इनका एक बहुत बड़ा सपना है गजवा हिंद करने के, जो भी है वॉट एवर, उसको ये सक्सेसफुल हो जाए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या, नहीं, मैं इसमें एक बात क्लैरिफाई करूंगा। देखो ऐसा है कि भारत तो आ नहीं पाएंगे, हमारा बॉर्डर नहीं लगता इनके साथ, और ना भारत लेगा। अब लेकिन क्या है कि कोई भी कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहती इस इशू के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम में टाइम चेंज हो चुका है, हर एक कंट्री अपनी डेवलपमेंट देख रही है पाकिस्तान को छोड़ करके, तो इसीलिए इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा ना पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर, लेकिन वो पीस जरूर चाहते हैं। और देखिए दूसरी बात है कि ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को, ये पैलेस्टाइन को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इनके यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं और मुस्लिम लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, उनके सेंटीमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, और वहां पे इस टाइप का इंप्रेशन दिया गया है कि हमास के ऊपर इजराइल ने अटैक किया या पैलेस्टाइन के ऊपर किया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, जो आम पब्लिक है, उनको हमास और पैलेस्टाइन के बीच में डिफरेंस नजर नहीं आता, और इसीलिए एक कंट्री इनको सपोर्ट कर रही है। वही तो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे हो गया कि जो पीपल हु आर सपोर्टिंग हमास इन इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, भारत की मैं बात कर रही हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पैलेस्टीन को और हमास को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये, जी हाँ, इसमें एक और बात कह दूं, क्या राहुल गांधी को पता है हमास और पैलेस्टाइन क्या है? क्या कांग्रेसियों को पता है? इनको यही नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं, जो पार्टी या जो लोग या जो पार्टी आलू से सोना उगाते हैं, आप उसके बारे में क्या सोच सकते हैं? और दूसरी बात है, कांग्रेस तो हर एक चीज को अपोज करना है, ये कोई नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है, ये एंटी नेशनलिस्ट पार्टी है। इनका एजेंडा सिर्फ नेशन को अपोज करने का, इनका एजेंडा है हिंदुओं को अपोज करना, इनका जो एजेंडा है वो मुस्लिम को सपोर्ट कर करके देश को बर्बाद करना, और इसीलिए वो इस टाइम पे पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इशू नहीं है पैलेस्टाइन का। जो लड़ाई हो रही है वो वेस्ट बैंक से नहीं हो रही जहां पे पैलेस्टीनियन बसे हैं, ये हमास के साथ लड़ाई हो रही है, और इजराइल ने ठान लिया है कि वो उसको खत्म करके रहेगा। बिल्कुल। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आते हैं सर, क्या आप यूएस और रशिया में वॉर देखते हैं इन कमिंग फ्यूचर, इन कमिंग डेज, कमिंग मंथ्स? बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और मुझे लगता है कि शायद इस इशू के ऊपर बात अलग टॉपिक पे अलग वीडियो में बात करें। मेन क्या है कि रशिया को यूएस ने टारगेट किया एक वॉर करा करके, जबकि कोई जरूरत नहीं थी इस वार के अंदर, लेकिन अब रशिया, और दूसरी तरफ यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने कहा था, एक स्टेटमेंट थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हमें 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा, एक तरफ चाइना और एक तरफ रशिया। तो बिल्कुल ये तैयारी की जा रही है वॉर की, अगर इसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया। सर मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल डेफिनेटली आपसे बात करना चाहूंगी, और मेरे को लगता है कि भी नेक्स्ट वीडियो अगर हम जब बनाते हैं तो हम इस पे जरूर बात करेंगे कि यूएस और रशिया इस समय क्या वो वॉर पे जा सकते हैं, क्या वो जाएंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया है, क्योंकि इस समय जिस तरीके से लड़ाई हो रही है पूरी दुनिया हिली हुई है, और अगर रशिया और यूएस भी अगर वॉर पे आ जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड पे उसका इफेक्ट क्या होगा। और थैंक यू सो मच सर, आपने एक इंसाइट दिया है कि फेलियर कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, और जो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं हमास और पैलेस्टीन के बीच में, उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।